ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हिस्ट्री का एक महान जादूगर बनना चाहता है। मगर जो चीज इसे ग्रेट मेज बना सकती थी, यानी कि माना वेंस, इस बेचारे की काफी कमजोर थी। और ये बात भी नहीं कि ये मेहनत नहीं करता, ये काफी मेहनती है। ये हर रोज काफी कड़ी ट्रेनिंग करता, मगर मैजिकल वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ होता है। इसकी माना वेन कमजोर होने की वजह से इस एकेडमी से भी निकाल दिया गया, मगर इसने फिर भी हिम्मत ना हारी और एक थर्ड ग्रेड का मर्सनरी बना। मगर फिर भी इसे हर तरफ से नाउम्मीदी ही मिल रही थी, क्योंकि ये जिस जगह पर भी जाता उसे कोई काम पर रखने को राजी ना था, क्योंकि ये पहले एक एरिस्टोक्रेट था। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि एक रिंग की वजह से ये एक ड्रैगन से जा मिला, जिसने इसे एक ड्रैगन मेज के तौर पर चुन लिया। मगर क्या इस ड्रैगन की वजह से यह पावरफुल हो पाता है? कहानी की शुरुआत होती है एक भीड़ भाड़ के इलाके से। यहाँ कोई चिल्लाकर कहता है, क्या तुम रसर रेमंड हो, रेमंड फैमिली से? और ये सब कुछ एक गार्ड कह रहा होता है, जो एक बार अपने हाथ में पकड़ी उस स्लिप को देखता है और फिर अपने सामने खड़े उस लड़के को, और फिर अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये उसी फाउंडिंग फैमिली से है? और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम रसर रेमंड है और ये एक एरिस्टोक्रेट है। वो गार्ड अपने मन में सोचने लगता है, अगर ये सच में रेमंड फैमिली से है तो फिर इसके कपड़ों के साथ क्या मसला है? अगर कोई भी इसे पहली नजर में देखे तो उसे ऐसा ही लगे कि ये कोई भिखारी है। और तभी वो गार्ड कहता है, ठीक है, हमने आपको चेक कर लिया, आप जा सकते हैं। और जैसे ही रसल कुछ कदम आगे जाता है तो दूसरा नाइट पहले वाले नाइट से पूछता है, क्या तुम उसे जानते थे? तो पहले वाला गार्ड उसे बताता है कि हाँ, वो रसल रेमंड है, रेमंड फैमिली से, जिसे एक फाउंडिंग फैमिली माना जाता है। जिस पर दूसरे वाला गार्ड कहता है, अगर ये सच में फाउंडिंग फैमिली से है तो इसके कपड़ों के साथ क्या मसला है? मगर बेशक उसके कपड़े बहुत गंदे हैं, लेकिन इसकी ड्रेसिंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एरिस्टोक्रेट है। मुझे लगता है कि फाउंडिंग फैमिली भी इतनी कोई कमाल की फैमिली नहीं होती। जिस पर पहला गार्ड उसे बताने लगता है, मैंने सुना था कि व्हाइट टावर मर्सनरीज को ढूंढ रहा है, शायद ये इसलिए यहाँ पर आया हो, और ये कोई बड़ी शख्सियत नहीं है। और काफी हैरानी की बात है कि इस जैसा एक एरिस्टोक्रेट किसी मर्सनरी का काम कैसे कर सकता है। यकीनन ये अपनी फैमिली पे कलंक होगा। मगर इन दोनों की ये बातें रसल काफी आसानी से सुन पा रहा होता है और फिर कहने लगता है, कितना शोर मचा रहे हैं, किसी दूसरे को जज करने से अच्छा अपना काम क्यों नहीं करते? और फिर वो एक सिटी में एंटर कर जाता है, जिस सिटी का नाम कैपिटल कैमलोट होता है। और रसल चलते चलते अपने कदम मैजिक टावर के पास जाकर रोकता है और इस मैजिक टावर को बड़ी ही हसरत से देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये है वो मैजिक टावर जहाँ पर हर किंगडम के गार्डियन रहते हैं। वो वक्त भी था जब मैंने भी बहुत मेहनत की थी, बहुत हार्ड वर्क किया था ताकि मैं यहाँ पर आ सकूं। और यहाँ पर आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी डूबती हुई फैमिली को एक सहारा दे सकूं। एम्पायर से जंग के दौरान जब मेरे फादर मारे गए तो ना चाहते हुए भी हमें अपने कैसल को छोड़ना पड़ा, और इसी वजह से मैं मैजिक टावर में एंटर करना चाहता था ताकि अपनी टेरिटरी को दोबारा से रीगेन कर सकूं। और फिर हमें छोटे रसल को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ को काफी रोते हुए पुकार रहा था और रोते हुए कह रहा होता है, मेरी माँ अभी भी अंदर है, उन्हें भी बचा लो। और हमें बताने लगता है कि मैजिक टावर में एंटर करना मेरा एक इम्पॉसिबल ड्रीम था, क्योंकि मैजिक टावर में अप्लाई करने से पहले ही मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया। और फिर हम देखते हैं उस वक्त का सीन जब रसल को एकेडमी से निकाला जा रहा था, और कोई तो रसल पर चिल्लाते हुए कहता है, रसल रेमंड, तुम एक साथ 3 ग्रेड्स में फेल हो चुके हो। हमारी इस एकेडमी की पूरी हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई बंदा एक साथ ही अपने 3 ग्रेड्स में फेल हो चुका हो। भले से तुम थ्योरी में काफी अच्छे हो, मगर मैजिक में तुमने अभी तक सेकंड सर्कल भी अचीव नहीं किया। और फिर एक और टीचर कहने लगा, माना में इनको नरिश करने के लिए तुम्हें आगे जाकर काफी प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम क्विट कर दो और कोई और आसान और अच्छा काम ढूंढ लो। मगर इन टीचर्स की ये बातें रसल को काफी डिस्करेज कर रही थी और अपने मन में सोचने लगता है, मानावेन नरोइंग, मैं एक काफी कमजोर मानावेन के साथ पैदा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं एक सर्टेन अमाउंट में ही माना स्टोर कर सकता हूँ और एक सर्टेन अमाउंट में ही उसे रिलीज भी कर सकता हूँ। और मानावेन का कमजोर होना किसी जादूगर के लिए काफी बड़ी सजा है। सीन प्रेजेंट में आता है। रसल अपने मन में सोचता है कि खैर, मेरे मर्सनरी के करियर में मेरे पास एक ऐसा मौका भी आया था जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू करके एक सेकंड सर्कल का मेज बन गया, लेकिन फिर भी मुझे थर्ड ग्रेड का मेज बनना चाहता है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी वक्त एक डोर ओपन होता है
जिसमें से एक पर्सन बाहर आता है और वो आदमी चिल्लाते हुए सबको कहने लगता है, आज की टेम्परेरी जॉब के लिए जितने लोगों की भी जरूरत थी उन्हें चुन लिया गया है, तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। और उस पर्सन की ये बात सुनकर रसल के साथ वाले जो मर्सनरी होते हैं उनमें से एक चिल्लाने लगता है, हम पूरे आधे दिन से यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हमें कोई काम दिया जाएगा, लेकिन हमें ये सिला दिया जा रहा है। जिस पर उसके साथ वाला बंदा कहता है, बेगर्स को कभी भी कोई काम चूज करने का मौका नहीं मिलता, उन्हें हर काम असाइन किए जाते हैं। तभी कुछ लोग रसल के पास खड़े होकर कुछ बातें करने लगते हैं कि म्यूजियम में एक टेम्परेरी मेज की जरूरत है, क्या हम वहाँ जाकर कुछ ट्राई करें। जिस पर दूसरा आदमी कहने लगता है, तुम ये क्या कह रहे हो, वहाँ पर जाकर मुझे अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बनवाना, क्योंकि वो वहाँ पर फर्स्ट सर्कल वाले मेज ढूंढ रहे हैं ताकि कुछ साफ सफाई करवा सके, इसीलिए मैं वहाँ पर जाने नहीं वाला। और रसल इन दोनों की बातें काफी शांति से सुन रहा होता है और एक लंबी सी सांस लेकर अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो एक पोटली को निकालता है जिसमें पूरा एक गोल्ड का सिक्का होता है, और उस एक गोल्ड कॉइन को देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है और फिर अचानक से कहता है, मैं जाऊंगा वहाँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है और उस ग्रेट म्यूजियम का नाम होता है लुवेरियम। और फिर हमें उस म्यूजियम के हालवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूजियम का मैनेजर सभी लोगों को कह रहा होता है कि हमारा म्यूजियम सभी के सभी किंगडम में सबसे बड़ा म्यूजियम है और इस हफ्ते हमारे म्यूजियम में काफी सारे एरिस्टोक्रेट आने वाले हैं, तो इस जगह की साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मुझे इस पूरे म्यूजियम में कहीं पर भी एक भी धब्बा न नजर आए। और रसल भी मैनेजर की ये बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है, क्योंकि किसी जमाने में वो भी एक एरिस्टोक्रेट था। और फिर से वो मैनेजर कहने लगता है, प्लीज अपनी हवा की पावर को जरा ध्यान से इस्तेमाल करना, अगर तुम्हारी वजह से यहाँ पर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हुई या फिर इस म्यूजियम की कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो फिर अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और ये सब कुछ वो एक डरावनी सी शक्ल बनाकर कह रहा था, जिस पर रसल अपने मन में सोचने लगता है, ये ऐसे में ही इतना ड्रामा कर रहा है, जितने भी आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। और ये बातें करते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, मगर एक पॉइंट पर आकर रसल को कुछ फील होता है और एक डोर के सामने खड़ा हो जाता है, जिस डोर के ऊपर लिखा होता है फैंटास्टिकल स्पीशीज रूम, जिसे पढ़कर रसल कहता है, क्या ये क्या चीज है। रसल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, मगर उसी वक्त उसकी जेब में कुछ हलचल होती है। रसल अपनी जेब में हाथ डालते हुए सोच रहा होता है, आखिर अचानक से ये वाइब्रेशन कहाँ से शुरू हो गई। और रसल ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाल ली होती है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रही थी, क्योंकि उस अंगूठी में एक आंख बनी हुई थी। रसल उस रिंग को देखकर सोच रहा होता है, ये तो मेरी मदर की रिंग है, ये इतनी वाइब्रेट क्यों हो रही है। और फिर से उसे कुछ महसूस होने लगता है, जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ बुला रही हो। और फिर काफी देर तक उसी डोर को देखता रहता है और उसे देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। और फिर इस डोर को खोल के उसके अंदर जाने लगता है और फिर अपने मन में कह रहा होता है, उस वक्त मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर खुद ब खुद ही अंदर जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये मेरी किस्मत थी जो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। और वो मैनेजर अपने इर्द गिर्द रसल को ना देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम्हारे साथ जो साथी था वो कहाँ पर गया, हाँ वही वही रसल रेमंड, वो कहाँ पर गया। और जोर जोर से रसल को पुकारने लगता है। और फिर से हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रैगन के कंकाल के सामने खड़ा होता है और अभी भी उसके हाथ में वो रिंग होती है और अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही मैं इस कमरे में एंटर हुआ हूँ इसकी वाइब्रेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और उस रिंग को घूरते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये रिंग मुझे कुछ बताना चाहती है, क्या मेरी माँ मुझे कुछ कहना चाहती है, प्लीज मदर मुझे कुछ बताओ। और रसल ये सब कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस वक्त को याद करने लगता है जब वो पहली बार अपनी माँ के साथ इस जगह पर आया था। उस वक्त रसल काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ इस जगह पर आया था, मगर अचानक कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस तरफ इशारा करते हुए अपनी मॉम को कुछ दिखाने लगता है। और हम देखते हैं कि रसल ने एक हिडन रास्ता तलाश कर लिया था और ये सब कुछ याद करके रसल अपनी आंखें खोल लेता है और फिर उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए एक हिडन रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, जो चीज काफी वियर्ड दिख रही होती है। और ये अजीब सी चीज एक एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट होता है। और तभी रसल अपने हाथ में पकड़ी उस रिंग को देखने लगता है
जो कि और ज्यादा वाइब्रेट करने लग गई थी। रसल अपने मन में सोचने लगता है, मेरे सामने जो चीज पड़ी है वो एक ड्रैगन का हार्ट है, और मेरे हाथ में एक ऐसी मिस्टीरियस रिंग है जो कि मुझे मेरी माँ ने दी थी, और इस रिंग के ऊपर जो आई है वो कुछ हद तक ड्रैगन आई जैसी लग रही है। और उस रिंग के अंदर से रसल को रोने की आवाजें आ रही थी, और रसल अपने मन में कह रहा था कि तुम इतना रो क्यों रही हो। मगर इतने में रसल के हाथों को पता नहीं क्या होता है, वो खुद ब खुद ही उस रिंग को अपने हाथ में डाल लेता है, और जैसे ही वो उस रिंग को डालता है, उस रिंग में जितनी भी वाइब्रेशन हो रही थी वो उसी वक्त खत्म हो जाती है। और जैसे ही उस रिंग की वाइब्रेशन खत्म होती है, हर तरफ बहुत ज्यादा खामोशी फैल जाती है, और ये गाना बजने लगता है। कैसे लगा मेरा मजाक? और रसल भी उस रिंग को देखते हुए बिल्कुल ही चुपचाप खड़ा हो जाता है, और फिर हंसते हुए अपने मन में कहने लगता है अब तो मैंने चीजों को इमेजिन करना भी शुरू कर दिया है। मैं भी ना वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, मगर अचानक से उसकी रिंग काफी ज्यादा चमकने लगती है, और इस चीज की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रैगन दहाड़ रहा है, और एक मिस्टीरियस वॉइस कहती है, आई और हार्ट को एक किया जा रहा है। और हमें वहाँ पर ड्रैगन्स के पर दिखाए जाते हैं, और फिर से वही मिस्टीरियस वॉइस आती है, दूसरी आई को भी ओपन किया जा रहा है। और इतने में रसल के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, और वो ड्रैगन रसल को कहने लगता है, तुम एक नई मैथोलॉजी के कॉर्नरस्टोन बनने के लिए काफी हो। मैं तुम्हें इस ग्रेट मैथोलॉजी के लिए एक और मौका देता हूँ। और रसल ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुआ पड़ा होता है, और उसे इस ड्रैगन की कुछ बात भी समझ नहीं आ रही होती। और फिर नरेटर बताने लगता है, और फिर मुझे रियलाइज हुआ इस दुनिया को घुमाने वाले पहिए में एक दरार आ चुकी है, और लंबे समय से जिस किस्मत का इंतजार था उसे शुरू किया जा रहा है। और फिर एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, डिवाइन ड्रैगन किंग की आंखें इस दुनिया की इंफॉर्मेशन को चेक कर रही है। और फिर एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है, रसल रेमंड की सिस्टम विंडो को एक्टिवेट किया जा रहा है। और इसी के साथ वो स्क्रीन बंद हो जाती है, और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और फिर कोई कहने लगता है, रसल रेमंड रेमंड उठो, मगर रसल साहब कोई आवाज नहीं करते। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, ये सब कैसा शोर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर काफी गुस्सा है, मगर मैं इस आवाज को पहचानता हूँ, ये कौन हो सकता है। मगर अचानक एक प्रोफेसर उसके सर में बुक मार देता है, जिसकी वजह से रसल अपने होश में आता है और जोर से चिल्लाता है, यस सर। और रसल के सामने खड़ा प्रोफेसर कहने लगता है, मुझे पता है तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, मगर इस चीज का ये मतलब नहीं कि तुम क्लास में ही सो जाओ। रसल को उस प्रोफेसर की कोई बात भी समझ नहीं आ रही होती, और वो लल्लू पंजू बन के वहाँ पर खड़ा होता है। और रसल अपने सामने खड़े आदमी को जब गौर से देखता है तो काफी हैरानी से कहने लगता है, क्या प्रोफेसर ह्यूबर्ट, मगर ये तो मर गए थे। और जब हड़बड़ाहट में इधर उधर देखता है तो अपने आप को अपनी क्लास में पाता है, जहाँ उसके बहुत सारे क्लासमेट्स भी थे, और कुछ उस पर हंस रहे थे तो कुछ काफी हैरान थे कि अभी इसे क्या हुआ। थोड़ी देर पहले सो रहा था और अब इतनी अजीब सी हरकतें कर रहा है। और रसल जो कि काफी हैरान था अपने मन में कहने लगता है, मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब अपनी तरफ देखता है तो अपने स्कूल टाइम की यूनिफॉर्म में होता है, और अपने हाथों से अपने मुंह को दबाने लगता है, और अपने आप को चेक करने लगता है कि क्या ये मैं ही हूँ। अपने आप को अकेडमी में देखकर वो भी काफी छोटी उम्र में वो काफी हैरान हो जाता है, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी कांप रही होती है, और उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं पास्ट में वापस आ गया। जिसके बाद रसल और प्रोफेसर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और रसल भाई साहब अभी भी उसी सदमे में है कि वो पास्ट में वापस आ गया है, और अपने मन में भी यही सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर एक भोंदू सी शक्ल बनाकर अपने प्रोफेसर को देखता है, और प्रोफेसर भी उसे ही देख रहे होते हैं और अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं। और फिर रसल को कहने लगते हैं, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो कि क्लास में ही सो जाओ, लेकिन इस चीज की तुम्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी। और उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और क्लास से बाहर आकर रसल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया, मगर क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल भी है तो क्या ये किसी टाइप का मैजिक था। नहीं, ये किसी टाइप का मैजिक तो नहीं हो सकता। और फिर उन सारी चीजों को याद करने लगता है जो उसके साथ म्यूजियम में हुई थी, कि कैसे उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया जिसने उसे इतनी सारी बातें बताई, लेकिन रसल को कख समझ नहीं आई। और इन सारी बातों को याद करके रसल अपने मन में कह रहा होता है कि सच में उसने मुझे यही कहा था कि मुझे एक और मौका दिया जा रहा है। ऐसा सोचते हुए जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसकी वो
मिस्टीरियस सी रिंग गायब होती है जो कि उसकी माँ ने उसे दी थी। और फिर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या टाइम ट्रैवल करने में मेरी माँ ने मेरी मदद की है। मगर इतने में प्रोफेसर की क्लास खत्म हो जाती है और वो क्लास से बाहर आ रहे होते हैं। और फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल का नाम थोड़े गुस्से में लेते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो ऐसे बच्चे नहीं थे जो क्लास में सो जाए। मगर रसल साहिब, जो कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है मेरी तरह, वो अपने प्रोफेसर के सामने झुक जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। मगर प्रोफेसर को तो रसल की लेनी थी अच्छी खासी क्लास, जो तुम सब और मैं सोच रहे हो वो नहीं। और फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहने लगे, लगता है हमें बात करने की बहुत ही शदीद जरूरत है। लंच के टाइम में मेरे ऑफिस में आना। और उसका प्रोफेसर ये कहकर चले जाते हैं। मगर हमारा रसल तो बहुत ही संस्कारी है, इसका प्रोफेसर वहां से चला भी गया है। मगर भाई साहब ने अपना सर फिर भी झुकाया हुआ है और प्रोफेसर जाते हुए कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और रसल भाई साहब डांट खाकर खुश हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस जैसी ट्रबल में बहुत देर बाद फंसा हूँ। लेकिन मुझे प्रोफेसर ह्यूबर्ट की डांट सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। और प्रोफेसर को वहां से जाते हुए देख ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से आती है एक चंड जो लगती है रसल के टकले पर। और रसल तो पुराना वाला रसल था नहीं और दे देता है उन बुलीज को एक गाली और कहता है कि ये किस तरह की हरकत थी। मगर जब रसल ने पीछे मुड़कर उन बुलीज को देखा तो ये वही बहन के भाई थे जो रसल को पिछली जिंदगी में भी बहुत तंग किया करते थे। और उन बुलीज का लीडर कहने लगा, क्या कहा तुमने? और उनमें से एक बुली हाइपर होकर रसल पर अटैक करने वाला था, मगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर पहले पहल तो मुझे लगा कि उसका हाथ रसल ने रोका है, मगर नहीं। ये देखकर मैं भी काफी हैरान हुआ कि जिसने उसका हाथ रोका था वो उनका लीडर ही था। मगर इसके पीछे भी उसका एक खास मकसद था। और अपने दोस्त को कहता है, अभी इस लड़के को कुछ मत करो क्योंकि प्रोफेसर हमें देख रहे हैं। मगर उसी वक्त उन पुलिस का लीडर रसल को कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नोट दिए थे प्रिपेयर करने के लिए, मगर तुम तो सोने में काफी बिजी थे। रसल उस बंदे की शक्ल देखकर याद कर रहा होता है कि इस बंदे का नाम क्या था और अचानक उसके दिमाग में आता है कि इसका नाम था कोमा फ्रेडरिक। और ये कहकर वो तीनों पुलिस वहां से चले जाते हैं और रसल उन्हें जाते हुए देख रहा होता है और फिर अपने मन में कहने लगता है कि इस तरह की चीजें तो मेरी पास्ट लाइफ में भी होती रहती थी। मगर तभी उसकी नजर किसी अजीब सी चीज पे पड़ती है और वो काफी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि रसल के सामने एक विंडो खुल गई होती है जिसमें एक मिशन लिखा हुआ था कि जाकर उन पुलिस को मारो पीटो और सबक सिखाओ। और रसल अपने सामने इस विंडो को देखकर काफी हैरान हुआ होता है और अपना हाथ उसके अंदर बाहर करते हुए कहता है, क्या ये कोई इल्यूजन है? नहीं, ये इल्यूजन तो नहीं हो सकता क्योंकि इल्यूजन इतनी देर तक नहीं रहते। और रसल अपनी सिस्टम विंडो में इतना मसरूफ हो जाता है और भूल ही गया था कि उन पुलिस का भी पीछा करना। इसीलिए उनका लीडर पीछे से आवाज लगाता है, साले पीछे अड़ा के ऐसी फिर आई, मगर इस बार तुम्हारे पैर सलामत नहीं रहेंगे और अगर यहाँ से भागना भी चाहते हो तो फिर भी नहीं भाग सकते क्योंकि फिलहाल हम अकेडमी में हैं। और फिर एक इवल सी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ अगर तुम्हें काफी डर लग रहा है तो भागने का ट्राई कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें मार तो आज पड़नी है हमसे। और असल भाई साहब भी गुस्सा होते हुए अपने मन में कहते हैं, फिलहाल के लिए मिशन गया तेल लेने, अगर मुझे ये मिशन ना भी मिला होता तो फिर भी मैंने इनको बहुत पीटना था। मैंने मर्सनरी के तौर पर इतनी सारी फाइट्स की है और मेरे राइवल कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर नहीं थे, वो तो इनसे डबल साइज के मॉन्स्टर थे और उन मॉन्स्टर्स के सामने ये तो पानी कम चाय है। और फिर रसल उसी बाथरूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उन पुलिस ने उसे बुलाया था और वो कोमा, जो कि अभी कोमा में जाने वाला है, वो रसल को देखते हुए कहता है, फाइनली तुम आ गए लार्वा बास्टर्ड। और रसल, जो कि हमारे पुराना वाला रसल तो रहा नहीं है, वो भी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है, हाँ कमीने, आ गया मैं, की का लूंगा तू। और फिर अपना मोटा पेट बुली कहता है, ये मछली ज्यादा नहीं फुर्दक रही। और ये कहते हुए वो रसल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कह रहा था, लगता है तुम्हें आज मार खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। लेकिन रसल, जो कि फ्यूचर से आया हुआ था और उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था इस तरह की फाइट्स का, वो उस मोटू के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और उस बुली के काफी करीब जाकर कहता है, डाई। और ये कहते हुए उसने उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया था और असल के एक ही मुक्के से वो बुली काफी दूर उड़ता हुआ जाता है। और मजे की बात तो ये थी, वो मोटू अपने ही एक साथी के पास जाकर गिरा था और इस वजह से इस लड़के को भी कीड़ा सट मारता है और ये भी रसल को ट्रैश कहते हुए उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। मगर इससे पहले कि वो बुली अटैक कर पाता, रसल उस पर जरा सा भी रहम नहीं खाता और जोरदार मुक्का उसके मुंह पर झड़ देता है और ये बुली भी काफी दूर उड़कर जाता है और इसकी लैंडिंग भी कोमा के बाजू वाली साइड पर होती है। मगर कोमा साहेब चिल मारते हुए अपना सिगार फूंक रहा था और फिर कोमा अपना सिगार फेंकते हुए रसल को कहने लगता है, तुम एक ऐसे मेज हो जो कि मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसीलिए लगता है तुमने कोई चीप मार्शल आर्ट सीख ली है, जैसा कि किसी फॉलन फैमिली से एक्सपेक्टेड था। और वो कोमा अपने हाथ में किसी टाइप का आर्टिफैक्ट पहनते हुए रसल को कह रहा होता है, हम लोग अकेडमी की बिल्डिंग में मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि हम अकेडमी में कोई छोटे मोटे आर्टिफैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये कहते हुए फुल स्पीड से रसल पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। मगर रसल उसके उस ताने से जो कि उसने उसे मारा था कि तुम फॉलन फैमिली हो, उस वजह से काफी गुस्सा था और उसकी उस आर्टिफैक्ट वाले अटैक को अपने नेक्ड हैंड से ही रोक लेता है। और मजे की बात तो ये थी, रसल का उसका हाथ पकड़ने की वजह से उसका पूरा बाजू कांप रहा था और रसल एक डरावनी सी आवाज में उसका नाम लेता है, कोमा फ्रेडरिक, और ये कहते हुए उसने उसका हाथ तोड़ दिया था। और दर्द की वजह से कोमा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसी जगह पर बैठ जाता है। और फिर रसल गुस्से में कहने लगता है कि तुम जो कि इतने नकारा हो, वो अपने छोटे भाइयों की वजह से इस एकेडमी में अपनी रैंकिंग्स को गवा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारे ऊपर से अपनी आस हटा ली है, क्योंकि तुम एक ऐसे कुत्ते हो जिसके सामने अगर कोई स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट है तो तुम उसके तलवे चाटते हो, और अगर तुम्हारे से वीक कोई ओपोनेंट आ जाए तो तुम उसे बुली करते हो। और ये कहते कहते रसल इतना गुस्सा हो गया था कि उसकी आवाज उसी ड्रैगन जैसे हो जाती है, तुम जैसा एक कचरा मेरी फैमिली को मेंशन कर रहा है। और इस बार तो हद ही हो गई थी, क्योंकि रसल की आंखें भी ड्रैगन जैसी हो गई थी और रसल का ये वाला रूप देखकर वो कोमा फ्रेडरिक काफी डर जाता है और उसे रुकने के लिए कह रहा था, मगर रसल ने अपना मुक्का बना लिया था और उसके मुंह पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और फिर कुछ देर बाद वहां से जाते हुए कह रहा था, अगली बार से तमीज से पेश आना। और उन पुलिस की हालत तो बदतर हुई थी, रसल ने उस बाथरूम का नक्शा भी बिगाड़ दिया था और रसल उनकी पिटाई लगाने के बाद बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा होता है और थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है और अपनी आंखों को मलते हुए कह रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया है? मेरी आंखें काफी दर्द कर रही हैं। और अचानक से उसके सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है, क्योंकि रसल ने उस मिशन को कंप्लीट किया था, इसी वजह से उसे एक रिवार्ड मिला होता है और उसे रिवार्ड के तौर पर एक लोअर ग्रेड का मैजिक स्टोन मिला होता है, जिसे रसल को खाना था। और वो मैजिक स्टोन सिस्टम उसके हाथ पर फेंक देता है और उसी वक्त शट डाउन हो जाता है। और ये वो स्टोन है जिसे इसने चबा कर खाना। और एक और विंडो आती है जिस पर लिखा हुआ था खाओ, जिसे देखकर रसल सोच रहा होता है, क्या मुझे इसे खाना होगा? जिसके बाद रसल उसी माना स्टोन को घूरी जा रहा था और अपने मन में सोच रहा होता है कि बारबेरियंस को भी इतनी अकल थी कि वो पत्थर नहीं खाते थे और मैं कैसे इस माना स्टोन को खा सकता हूँ। मगर फिर से एक सिस्टम विंडो ओपन होती है कि इसे यूज करो, और कुछ सोचने के बाद उसे अपने मुंह में डाल लेता है और रसल के उस माना स्टोन को खाते ही एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने एक लोअर ग्रेड के माना स्टोन को कंज्यूम कर लिया। उस माना स्टोन को खाते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, जैसे कि मैं पास में आ गया हूँ, लगता है यह भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है कि मुझे इस तरह के माना स्टोन्स मिल रहे हैं। वैसे इसका टेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रसल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, मगर अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा माना रिलीज होने लगता है और देखते ही देखते वो जो थोड़ा सा माना होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी बॉडी से ओवरफ्लो होने लगता है। रसल काफी हैरान हो गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? और फिर से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था कि माना स्टोन के अंदर जो माना था तुमने उसे ऑब्टेन कर लिया। और तभी अचानक वो जितना भी माना होता है वो उसके हार्ट के गिर्द इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से रसल को दर्द होना शुरू हो गया था और रसल अपने दिल को पकड़कर उधर ही बैठ जाता है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान उसके काफी पसीने छूट रहे होते हैं और ये पहली बार था कि उसकी बॉडी में इतना ज्यादा माना फ्लो हुआ था और इसी वजह से रसल काफी घबरा गया था। रसल अपने मन में सोच रहा था कि मेरी बॉडी से माना ओवरफ्लो हो रहा है। और फिर से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे सर्कल में मौजूद माना को इंक्रीज किया जा रहा है। और रसल अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा लगता है सर्कल में माना एब्जॉर्ब हो रहा है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो प्रोसेस से थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है, जिस पर रसल अपने मन में सोचने लगता है, शुक्र है ये माना स्टेबलाइज हो गया। और कुछ ही देर में वो बिल्कुल ही फिट फाट हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगता है कि इस मेथड के साथ मैं अपने माना वेन की नरोइंग कर सकता हूँ। और फिर सोचने लगता है, पिछली जिंदगी में मेरी फैमिली डूब गई, मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया और मुझे एक 3rd ग्रेड का मर्सनरी मेज बनना पड़ा, लेकिन ये वक्त है अपनी किस्मत खुद लिखने का। और रसल अपने मन में ये पक्का इरादा करके वहां से जाने लगता है और वहां से जाते वक्त उसके पीछे से एक गोल्डन लाइट इमिट हो रही होती है और सीन शिफ्ट होता है और फिर रसल को उसके प्रोफेसर के कमरे में दिखाया जाता है, जहां परमिशन लेकर वो कमरे में एंटर हो जाता है और प्रोफेसर के कहने पर वो सामने सोफे पर भी बैठ जाता है। और तभी प्रोफेसर कहने लगते हैं, रसल आज तुम्हारा बर्ताव पहले से काफी मुख्तलिफ था और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? क्योंकि मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें रोज बुली करते हैं। प्रोफेसर की ये सारी बातें सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट, मेरी पिछली जिंदगी में भी इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था और आखिर तक इन्होंने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया और मैं हमेशा से इनसे एक ही बात कहना चाहता था, लेकिन कभी भी कह नहीं पाया। और फिर अपने प्रोफेसर को कहने लगता है, कोई बात नहीं सर, आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी इतनी परवाह करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर रसल की ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं
और फिर रसल को अहम अहम करते हुए कहने लगे, एक प्रोफेसर होने के नाते ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपने स्टूडेंट की परवाह है। और रसल उनकी बातें सुनकर खाली हल्का सा हंस रहा होता है। और फिर अचानक से प्रोफेसर कहने लगते हैं, वैसे नॉर्मली तो तुम क्लास में नहीं सोते, मगर अब सोने की जुर्रत कर ही लिया है तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और ये सब कुछ कहते हुए वो रसल के सामने एक किताब रख देते हैं, और ये सजा कोई आसान नहीं होने वाली। इंटेंसिव एलिमेंटल स्टडीज पर निर्भर पेज नंबर 62 to 74 तक एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाकर दो। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। और प्रोफेसर ह्यूबर्ट के ये कहते ही रसल के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होती है, और रसल को एक और मिशन मिल गया था कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट के द्वारा दी गई असाइनमेंट को पूरा करो। और इस मिशन को पूरा करने का रिवार्ड होता है लोवेस्ट ग्रेड का माना स्टोन। रसल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या असाइनमेंट भी मिशन है? ये तो कमाल की बात है। प्रोफेसर रसल को ऐसे देखकर काफी मुस्कुरा रहे होते हैं और उसे कहने लगते हैं, क्या हुआ, क्या ये असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल है? जिस पर रसल उन्हें जवाब देता है कि नहीं नहीं, और फिर प्रोफेसर को थैंक यू कहने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि अंगड़ाइयां ले रहा था, क्योंकि वो सुबह से उसी असाइनमेंट के बारे में स्टडी कर रहा था। रसल अपने मन में सोचने लगता है कि ये असाइनमेंट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं माना एबिलिटीज में काफी बुरा था, लेकिन मैं काफी ज्यादा पढ़ाई करता था ताकि अपनी थ्योरी नॉलेज को बढ़ा सकूं। और क्योंकि मैंने बड़ा होने के बाद मर्सनरी का काम शुरू कर दिया था, इस वजह से पढ़ाई के लिए मुझे काफी कम टाइम मिलता था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं और मैंने हमेशा अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी। लेकिन मेरी इस जिंदगी में एक ऐसी चीज भी है जो कि पढ़ाई से काफी इम्पोर्टेंट है, और वो है माना वेन ट्रेनिंग। और फिर अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है, माना वेन वो पाथ है जिसमें माना सर्कुलेट होता है, वो माना जो अब्सॉर्ब होता है हमारे सांस लेने से, और वो माना हमारी माना वेन में सर्कुलेट होते हुए हमारे हार्ट में अब्सॉर्ब हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके पीछे एक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर लगा हुआ था। रसल जब भाग भाग कर थक जाता है तो एक जगह पर रुकता है, मगर अचानक से उसके पीछे से वही मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। मगर रसल उसके अटैक को काफी मुश्किल से मगर डॉज कर लेता है, और उस स्कॉर्पियन से बचने के लिए रसल काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, और अचानक से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए एक सर्कल मैजिक इस्तेमाल करता है, और हमें बताता है कि ये एक रिवर्सल मैजिक है जो इस सिचुएशन की वजह से रिलीज हुआ है। और रसल के इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था, और हमें बताने लगता है कि दूसरे अल्फाजों में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना वेन होगी उतनी जल्दी माना कलेक्ट होगा और उतनी जल्दी ही वो रिलीज होगा। और अभी जो रसल ने अटैक किया था जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ था, उसकी वजह से भी उस मॉन्स्टर को एक खरोंच भी नहीं आई थी, और वो स्कॉर्पियन रसल के काफी करीब आकर उसे घूर रहा होता है, जिसकी वजह से रसल काफी गंदे तरीके से डर गया होता है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट करने ही वाला होता है, मगर उसकी बुरी किस्मत की वजह से वो स्कॉर्पियन उस पर काफी घातक हमला कर देता है, जिसकी वजह से रसल काफी दूर जाकर फेंका गया था और एक पिलर के साथ टकराया होता है, जिसकी वजह से वो पिलर भी टूटने लग गया था। और रसल इस अधमरी हालत में भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी माना वेन काफी कमजोर है। और रसल जिस पिलर से टकराया होता है उसमें क्रैक आने लगते हैं और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से गिर जाता है, और नीचे गिरने की वजह से वो एक केव में आ गया था, और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी बदकिस्मती है कि खुशकिस्मती। और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोटें आई होती हैं, मगर फिर भी वो हिम्मत करके ऊपर उठ रहा होता है, और उठते ही उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी, और हम देखते हैं कि उसके सामने दो ब्लैक एंड व्हाइट किताबें होती हैं, और जैसे ही रसल उन बुक्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वहां पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है, और रसल उन दोनों किताबों को लेने में कामयाब हो जाता है, जिसमें से एक किताब होती है ओवरवेन की और एक किताब होती है विजार्ड बॉडी की। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, कोई भाग रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना रसल होता है, जो कि अपने आज की ट्रेनिंग कर रहा था, और अपने मन में कहने लगता है, ओवरवेन फिजिकल बॉडी और माना वेन की ट्रेनिंग होती है, जबकि विजार्ड बॉडी तुम्हारी मसल टिश्यू को सब्स्टिट्यूट करके तुम्हारी माना वेन का पार्ट बनाती है। रसल अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जितनी ज्यादा ताकतवर तुम्हारी बॉडी होगी उतनी ही ज्यादा ताकतवर तुम्हारी माना वेन होगी। और जब मैं अपनी एडल्ट बॉडी में था उस वक्त भी मेरी बॉडी में इतने चेंजेस नहीं हुए थे जितनी इस बॉडी में हो रहे हैं, मगर इस बार क्योंकि मैं अपनी ग्रोइंग स्टेजेस में हूँ तो मुझे काफी अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, और मैं इस बार अपनी माना वेन नैरोइंग को ओवरकम करते ही रहूंगा। और असल उस वक्त तक ट्रेनिंग करता रहता है जब तक सूरज डूबने वाला नहीं हो जाता, और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक भी गया था, और फिर कहने लगता है अब मैं वो नहीं कर सकता,
आज के लिए इतना काफी है। और असल आज की ट्रेनिंग करके खुश हो ही रहा होता है, मगर अचानक से उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे एक मिशन मिला हुआ था कि प्रैक्टिस द एंशिएंट मैजिक ओवरमैन, जिसमें उसे 5 किलोमीटर तक और भागना था, जिस पर रसल एक अजीब सी शक्ल बना देता है, जैसा कि इसका बस नहीं चल रहा कि ये सिस्टम को पकड़े और जोर जोर से मारे, और कहने लगता है कि इतनी देर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब इसे पॉपअप नहीं होना था, और जब एक्सरसाइज खत्म करके थक गया हूँ तो उस वक्त पॉपअप हो रहा है। और फिर से उसे एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था स्पेशल नोटिफिकेशन कि जब तक तुम ओवरमैन की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हें हर दिन इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, और जैसे जैसे तुम्हारे ओवरमैन का लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही तुम्हारा डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, और जब तुम ओवरमैन के एक सर्टेन लेवल को अचीव कर लोगे तो फिर ये मिशन आना बंद हो जाएंगे। और इतनी सारी विंडोज को देखकर रसल हैरान परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है, बस करो भाई, मैं माफी मांगता तुमसे, मैंने गलती कर दी। रसल कहता है ठीक है, मैं भागूंगा। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत ही मुश्किल से मिलती है और मैं इन अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और ये कहते हुए वो भागना शुरू कर देते, और रसल जितना ज्यादा भाग रहा होता है सिस्टम किलोमीटर के हिसाब से उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। और भागते भागते एक ऐसा वक्त भी आता है जब उसके पैर बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं, और फिर किसी बुढ़ों की तरह भागना शुरू करते हैं, और अपने सामने सिस्टम विंडो को देखकर कह रहा होता है, बस होने वाला है, थोड़ा सा और भागना है बस। ये कहते हुए वो फिर से भागना शुरू कर देता है, और भागते भागते रात हो जाती है, मगर इसने अपना मिशन कंप्लीट भी कर लिया था, जिसकी वजह से उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपने मिशन कंप्लीट कर दिया है। और असल अपने सामने उस विंडो को देखकर काफी ज्यादा थका होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं तो इतना ज्यादा थक गया हूँ, अब मैं अपने रूम तक चलकर कैसे जाऊंगा। वो खुद ही से ये बातें कर ही रहा होता है, मगर हमें पीछे से किसी की परछाई दिखाई जाती है जिसका चेहरा अभी सही तरह तो नहीं दिखाया गया, मगर मुझे लगता है कि योशी कोमा फ्रेडरिक का कोई बड़ा या छोटा भाई है। और वो कह रहा होता है, कितनी मेहनत कर रहे हो रसल रेमंड, मगर तुम्हें इस चीज का कुछ फायदा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रसल ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रोफेसर को सबमिट कर दी होती है, जिसे देखकर प्रोफेसर अपने मन में सोचने लगते हैं कि एक बच्चा सिर्फ एकेडमी लेवल की स्टडीज के साथ इस तरह के कंक्लूजन पर कैसे आ सकता है। प्रोफेसर को रसल पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि इस बच्चे ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, और रसल से पूछने लगते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने अकेले ही इस रिपोर्ट को तैयार किया। प्रोफेसर की यह बात सुनकर रसल पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, जी हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस रिपोर्ट को मैंने ही तैयार किया, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो मैं माना ओथ खाने को भी तैयार हूँ। जिसे सुनकर प्रोफेसर भी शौक हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं, माना ओथ खाने को तैयार हो। वैसे इसके कॉन्फिडेंस को देखकर लग भी रहा है कि इसी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, और फिर रसल को देखते हुए सोचने लगते हैं कि ये इतना फ्रैंकली कह रहा है तो शायद इसी ने वो तैयार की हो। और फिर रसल को कहने लगते हैं, एनीवेज मैं तुम्हारी रिपोर्ट से काफी सेटिस्फाई हूँ, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। प्रोफेसर के ये कहते ही रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, जिसके इनाम के तौर पर तुम्हें एक लोवेस्ट ग्रेड का माना शॉल मिलने वाला है। और इसमें और भी काफी कुछ लिखा होता है जिसे आप वीडियो पास करके पढ़ सकते हो। उस सिस्टम विंडो को देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, इसका मतलब है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जितना ज्यादा होगा मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल होऊंगा। और इस केस में मुझे लगता है, और प्रोफेसर उसे वहां से जाने का कह देते हैं, मगर रसल वहां से नहीं जाता और प्रोफेसर को कहने लगता है, प्रोफेसर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जिस पर प्रोफेसर काफी हैरान हो जाती। सीन कट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर काफी हैरानी से कह रहे थे, क्या तुम फैकल्टी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना चाहती हो, मगर मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों। प्रोफेसर रसल को कहने लगते हैं कि मुझे लगता है स्टूडेंट लाइब्रेरी तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लायक की बहुत सारी किताबें हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं पढ़ते। जिस पर रसल उन्हें जवाब देता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद जितनी भी किताबें हैं मैंने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। रसल की ये बात सुनकर प्रोफेसर के भी हाथ कँपाने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें यकीन है कि तुमने वहाँ की सारी किताबें पढ़ ली हैं। रसल कहता है कि हाँ, सारी की सारी पढ़ ली हैं। जिसे सुनकर प्रोफेसर भी उसके सामने हार मान लेते हैं और उसे कहने लगते हैं, अगर तुम सच भी बोल रहे हो कि तुमने वहाँ की सारी किताबें पढ़ ली हैं, मगर फैकल्टी लाइब्रेरी एक डिफरेंट इशू है। अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो मुझे पहले तुम्हारा एक टेस्ट लेना होगा कि तुम वहाँ पर जाने के लिए क्वालिफाइड हो भी या नहीं। जिस पर असल जवाब देता है कि हाँ, आप जितने टेस्ट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। और फिर बहुत सारे सिस्टम में नो पॉपअप होने लगती हैं जिसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी, प्रोफेसर ह्यूबर्ट की असाइनमेंट को पूरा करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि
गार्डन में अपनी एक्सरसाइज खत्म करके खड़ा था और अपने मन में सोच रहा होता है कि किसे पता था ये प्रोफेसर ह्यूबर्ट मुझे इतनी सारी असाइनमेंट दे देंगे, लेकिन इस चीज की वजह से मेरा ही फायदा हुआ है, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरी थ्योरी नॉलेज बढ़ेगी मेरी मैजिक पावर भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। मुझे हर कीमत पर फैकल्टी लाइब्रेरी से एडवांस लेवल की नॉलेज को हासिल करना ही होगा और ये सारा काम आसान तो नहीं होने वाला। और मिशन कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मुझे माना स्टोन मिलते हैं, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक तीर से दो शिकार। रसल अपने मन में यह सब कुछ सोचते हुए पानी पी ही रहा होता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो रसल को कहने लगता है कि रसल रेमंड, सभी लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारे मानल और पेनल्टी की वजह से है, मगर क्या सच में तुम फिटनेस फ्रीक हो? तुम्हारी वजह से मेरा फ्रेंड काफी सफर कर रहा है। और इस बंदे का नाम होता है एंटोन फ्रेडरिक। इन सभी लोगों की ये बात सुनकर रसल उनसे कहता है कि क्या तुम बदला लेने के लिए आए हो? रसल की ये बात सुनकर वो सारे लोग हंसने लग जाते हैं और एंटोन रसल को कहने लगता है, मैं और बदला कैसे मजाक कर रहे हो यार, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे कचरे से कोई बदला लूंगा? तुम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, तुमसे क्लास में मुलाकात होगी। ये कहते हुए वो रसल को टक्कर मार देता है और आगे से हंस रहा होता है और वहाँ से जाते हुए उसका साथ वाला बुली कह रहा होता है, तुम तो इसे सबक सिखाने नहीं आए थे? जिस पर एंटोन उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, यहाँ पर इसे मारने का मजा नहीं आएगा, यहाँ पर ऑडियंस नहीं है, क्लास में इसे सबक सिखाऊंगा। और उनके जाने के बाद रसल अपने मन में सोच रहा होता है, क्लास शायद ये प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्बैट स्टडीज के बारे में बातें कर रहा था। ये एक ऐसी क्लास है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मैजिक कॉम्बैट करते हैं और इन मैच के रिजल्ट पर ही इन्हें ग्रेड दिए जाते हैं। ये एक ऐसी क्लास थी जहाँ पर हर वक्त मैं ह्यूमिलेट होता था। रसल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इतनी आसानी से इन सब के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? और पिछली लाइफ में भी यही बंदा होता था जो कि बार बार रसल को ह्यूमिलेट करता था। और ये सब बातें याद करके रसल अपने मन में कहने लगता है, इस बार मैं पूरी तरह प्रिपेयर होकर जाऊंगा और उन सब लोगों को सबक सिखाऊंगा जो पिछली लाइफ में मुझे तंग किया करते थे। और असल जैसे ये सब कुछ सोचता है, उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे एक मिशन मिला था कि उसे सेकंड सर्कल अचीव करना था। और फिर असल अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे करने लगता है। इसी के साथ साथ वो अपनी मानवयन ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और जैसे ही उसके असाइनमेंट पूरे हो रहे होते हैं, वो अपने प्रोफेसर को उन्हें जमा भी करा रहा होता है और एक एक करके वो अपने सारे के सारे मिशंस को कंप्लीट कर लेता है जिनके उसे रिवार्ड भी मिल रहे थे। और एक दिन जब उसके सारे मिशन कंप्लीट हो जाते हैं और उसके पास कोई काम करने को नहीं होता है और वो सोच रहा होता है कि अपने सर्कल को अपग्रेड किया जाए, और हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे माना स्टोन्स होते हैं जो कि रसल को उसके मिशन कंप्लीट करने की वजह से मिले होते हैं। जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा होता है कि सारे के सारे माना स्टोन्स तो रेडी हैं, लेकिन क्या मेरा माना लॉर्ड इतने सारे माना स्टोन्स को हैंडल कर पाएगा? रसल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो इतने सारे माना स्टोन्स को इकट्ठे हैंडल कर पाएगा कि नहीं। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की, मुझे अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करना ही होगा, इतना आगे आकर अब हार तो नहीं मानूंगा, अब आर या पार। ये कहते हुए वो सारे के सारे माना स्टोन्स को अपने मुंह में डाल लेता है। जिसके बाद थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होता, मगर अचानक से उसकी बॉडी से माना रिलीज होने लगता है और देखते ही देखते उसके इर्द गिर्द बहुत सारा फ्लेमी हो रहा आ जाता है। रसल को काफी दर्द हो रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी जल रही है, मुझे जल्द से जल्द कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मुझे अपने माना के फ्लो को किसी न किसी तरह करके मैनेज करना होगा। रसल अपने दिल पर हाथ रख लेता है जहाँ पर उसका सारा माना इकट्ठा हो रहा था और कहने लगता है कि मुझे सारे माना को इकट्ठा करना होगा और एक नया सर्कल बनाना होगा। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मेरा हार्ट इतने सारे माना फ्लो को मैनेज कर पाएगा। मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। सारे के सारे माना स्टोन्स बस कंज्यूम हो ही गए हैं और असल एक जगह पर बैठ कर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और सारे के सारे माना को अपने सेकंड सर्कल में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ करते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, चाहे जो भी हो जाए मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। और हम देखते हैं कि उसका सेकंड सर्कल बनना शुरू हो जाता है और एक बहुत तेज रोशनी रसल के कमरे से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि रसल एकदम स्टिल हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने कर दिखाया? क्या सच में मैंने एक सेकंड सर्कल बना लिया? और हम देखते हैं कि उसके हार्ट के ऊपर एक सेकंड सर्कल बना होता है और अपने मन में ये कहते हुए सेकंड सर्कल वो बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि अभी भी उसकी छाती पर वो सर्कल बना होता है और उसके इर्द गिर्द के माना को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसके बाद बहुत सारी सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगती है कि आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया और आपको रिवार्ड दिया जा रहा है। और सेकंड सर्कल अचीव करने की वजह से उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अनलॉक हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है, अमेजिंग, तुमने सारे के सारे टास्क को पूरा कर लिया। और ये सब कुछ कहने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट होते हैं और असल को कहने लगते हैं, चलो ठीक है, तुमने सारे के सारे टास्क तो पूरे कर ही लिए हैं,
अब तुमसे मेरा सिर्फ आखिरी सवाल है। प्रोफेसर अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये पिछले सवाल से बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है और ये सवाल सच्चाई के काफी ज्यादा करीब है। चलो देख लेते हैं रसल, तुम इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। और प्रोफेसर रसल से सवाल करते हैं। मैजिक के 4 स्ट्रक्चर हैं जो कि सारे मैजिक से कंप्रेस हैं, और मेरा सवाल ये है कि उन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वाला है। प्रोफेसर का ये सवाल सुनकर रसल एकदम साइलेंट खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं कह रहा होता, जिसे देखकर प्रोफेसर सोच रहे होते हैं, मैं एक बच्चे से ऐसा सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब मैंने खुद अभी निकाला है। और रसल को कहने लगते हैं, चलो ठीक है रुक जाओ, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तभी रसल प्रोफेसर के सवाल का जवाब दे देता है, जिसे सुनकर प्रोफेसर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और रसल का जवाब होता है मेंटल इमेज। रसल का ये जवाब सुनकर प्रोफेसर अपनी मुट्ठी टाइट कर लेते हैं और उन्हें काफी हैरानी हो रही होती है, क्योंकि जो सवाल वो काफी टाइम से हल नहीं कर पा रहे थे वो रसल ने 1 मिनट में कर दिया। प्रोफेसर उससे फिर से सवाल करते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस पर रसल अपने मन में कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद जवाब देता है, असल में रियल वर्ल्ड में हम मैजिक को माना के द्वारा कंट्रोल करते हैं और इस दुनिया ने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी कि इसके 4 लेवल हैं। सबसे पहला आता है एसिमिलेशन, जहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिनोमिना को सीखते हैं। दूसरा आप मेंटल इमेज के बारे में सीखते हैं। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आप विजुअल इमेज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। चौथा होता है मैनिफेस्टेशन, जहाँ से मैजिक रियल वर्ल्ड में आता है। अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन, ये तीनों चीजें आप एफर्ट लगाकर और पढ़ाई करके सीख सकते हो। लेकिन मेंटल इमेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पढ़ाई के द्वारा सीख सको। मेंटल इमेज एक फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन है और करेज के द्वारा हमारे मेंटल इमेज के लेवल डिसाइड होते हैं। रसल अपने हाथ पर एक फायर बॉल बनाता है और प्रोफेसर को दिखाते हुए कहता है, देखो अगर मैं अपने मन में सोचूं कि ये फ्लेम एक एरो है तो ये एक सेकंड सर्कल का फायर एरो बन जाएगा, और अगर मैं एरो के अलावा कोई और चीज सोचूं तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से कुछ और बन जाएगा। अगर मैं अपनी मेंटल विजुअलाइजेशन पर कोई भी लिमिट ना लगाऊं तो मैं कोई ऐसी चीज भी बना सकता हूँ जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। आम अल्फाजों में वो एक अजूबा कहलाएगी। रसल की ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर अपने मन में कहने लगते हैं, बिल्कुल सही कहा, जैसे कि एक शेडेड स्पॉट जहाँ पर सनलाइट पड़ती है और आग और बर्फ, इस सब की शुरुआत होती है इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन इन सभी चीजों का एंड होता है इस दुनिया के रूल को तोड़ने के बाद, और इसी को तो मैजिक कहते हैं। प्रोफेसर रसल को देखकर सोच रहे होते हैं, ये बच्चा सच में बहुत कमाल का है। और फिर रसल को कहने लगते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम जैसे एक इंसान के लिए स्टूडेंट लाइब्रेरी किसी काम की नहीं। और प्रोफेसर का ये कहना ही था। रसल के सामने एक और विंडो पॉपअप होती है। तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया और उसे प्रोफेसर की लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और रसल फैकल्टी लाइब्रेरी में घूम रहा होता है, और वहाँ चलते हुए रसल अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ का फर्स्ट फ्लोर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये स्टूडेंट लाइब्रेरी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और फिर रसल कुछ किताबें लेकर बैठ जाता है और उन सबको पढ़ते हुए सोच रहा होता है, ये तो प्रैक्टिकल की किताबें हैं और इन किताबों में तो बेसिक लेवल की थ्योरीज भी नहीं है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, मगर अचानक से उसके पीछे से कोई आने लगता है और वो पर्सन रसल के पीछे आ जाता है और रसल की किताब को देखते हुए जो वो पढ़ रहा था उसे कहने लगता है, ओहो तुम तो काफी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हो। इस अनजानी आवाज को सुनकर रसल काफी ज्यादा डर जाता है और कपकपाते हुए जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। तभी वो पर्सन उसके आगे से आवाज देता है, यहाँ पर हूँ मैं, इधर देखो। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक लेडी होती है, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, ये तो डारिया स्नो वाइट है। और फिर रसल उनके सामने रिस्पेक्ट दिखाते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई फ्लेम टावर मास्टर, मेरा नाम रसल रेमंड है। रसल उस लेडी को देखकर सोच रहा होता है, ये बंदी तो 8 सर्कल रियाल पर है, जहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत लोग ट्राई तो करते हैं मगर कुछ गिने चुने लोग ही पहुँच पाते हैं। हालांकि ये अपनी 80s में है, मगर ये इतनी इनक्रेडिबल अमाउंट में माना यूज करती है जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस किसी जवान लड़की की तरह है। इनका नाम डारिया स्नो वाइट है, जो कि फ्लेम टावर की मास्टर है। और तभी फ्लेम टावर मास्टर कहती हैं, अच्छा तो तुम मेरे बारे में जानते हो। रसल उन्हें देखकर सोच रहा होता है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। मगर डारिया रसल को कह रही होती है, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तभी डारिया रसल को एक लॉलीपॉप देती है। इसे देखकर रसल काफी हैरान हो जाता है, मगर वो कह रही होती है, मैं बस तुम्हारी एक साथी हूँ, मैं भी उसी रास्ते पर चल रही हूँ जिस रास्ते पर तुम हो। रसल डारिया की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता और उसका फोकस होता है सिर्फ उस लॉलीपॉप पर। रसल कहता है, क्या ये मेरे लिए है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल और दारिया लाइब्रेरी में घूम रहे होते हैं
और तभी दारिया रसल को कहती है कि तुम जैसे एक स्टूडेंट को प्रोफेसर लाइब्रेरी का एक्सेस किसने दिया। तभी रसल जवाब देता है, वेल मुझे प्रोफेसर ह्यूबर ने आने दिया यहाँ पर। जिस पर दारिया रसल की तरफ देखती है और उसे कहती है, उस शख्स लौंडे ने तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत दी। ये तो काफी कमाल की बात है। रसल अपने मन में सोचने लगता है, सख्त आदमी, और एक अजीब सी स्माइल करने लगता है। तभी दारिया हंसते हुए कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हो। और अपने मन में कहने लगती है, मैं इस बच्चे के माना को फील कर पा रही हूँ, वो एक्सट्रीमली प्योर माना है। और इतना ही नहीं, तुम्हारा माना डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है, इतना रेयर है। और असल भी नोटिस कर लेता है कि वो उसे घुरी जा रही है और अपने मन में कहने लगता है, क्या उसने मेरे अंदर कुछ नोटिस किया है। और तभी दारिया रसल के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आई और ना ही तुम्हें कुछ और कहने आई हूँ। रसल पता नहीं क्यों मगर उसका शुक्रिया अदा कर देता है। और फिर दारिया कहती है, चलो ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया, तो जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके जाने के बाद रसल एक अजीब सी शक्ल बना देता है और कह रहा होता है, ठीक है क्लेम टावर मास्टर। रसल लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और उसके गेट के पास खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं उन्हें यहाँ पर मिलूंगा, ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी। और हम देखते हैं रसल थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो दुनिया की सबसे ग्रेट मेज के साथ मिला होता है। और तभी रसल के पीछे से आवाज आती है, क्या वो रसल है? और हम देखते हैं वो वही बुली होते हैं जो थोड़ी देर पहले उसे बुली करने के लिए आए थे। और तभी एंटोन फ्रेडरिक का एक चमचा कहता है, ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी से बाहर क्यों आ रहा है? जिस पर एंटोन कहता है, मुझे लगता है ये प्रोफेसर की चाटने के लिए गया था, ये चाहे जो मर्जी कर ले, ये कभी भी मेज नहीं बन पाएगा। और फिर वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, देख लेते हैं तुम क्या बन सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी बन पाओगे। और असल भी उसे ये करते हुए देख रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उनकी रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडीज होने वाली है। और फिर हमें रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडीज के बारे में कुछ बताया जाता है। इस बैटल ग्राउंड में प्रोफेसर जिस बंदे का भी नाम लेते हैं वो नीचे आता है और अपने लेवल के किसी ओपोनेंट को चुनता है। ज्यादातर प्रोफेसर सबसे ज्यादा वीकलिंग को चुनते हैं ताकि वो नीचे आकर अपने किसी ओपोनेंट को चुन सके। जहाँ पर असल सोच रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी में मुझे ही सबसे पहले चुना जाता था। और असल के आगे बैठे हुए स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं, देख लेना मैं बैटल गाता हूँ, सबसे पहले रसल को बुलाया जाएगा। रसल के आसपास के स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं, रसल प्लीज मुझे चुनना, मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा। और तभी उनके प्रोफेसर जोर से कहते हैं, सब चुप हो जाओ। और प्रोफेसर आगे कहने लगते हैं, अभी मैं एक स्टूडेंट को चुनने वाला हूँ, तो वो स्टूडेंट जिसे मैं सबसे पहले चुनूंगा वो बैटल ग्राउंड में आ जाए और उसका नाम है। और अभी प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट का नाम भी नहीं लिया होता कि दूसरे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, देख लेना सबसे पहले रसल आएगा। लेकिन प्रोफेसर जिस स्टूडेंट का नाम लेते हैं उसे सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, हैं? क्योंकि प्रोफेसर ने एंटोन फ्रेडरिक का नाम लिया होता है। और एंटोन फ्रेडरिक प्रोफेसर के पास से गुजरता है और एक ईवल स्माइल देते हुए प्रोफेसर को थैंक यू कहता है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। रसल प्रोफेसर को और एंटोन फ्रेडरिक को घूरते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मुझे पता था ये साला कुत्ता बिक जाएगा। और एंटोन फ्रेडरिक भी बैटल ग्राउंड में आकर किसी की तरफ देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है, अब मैं आ गया हूँ, नीचे क्यों नहीं आ रहा? और ये सब कुछ वो रसल रेमंड की तरफ देखकर कह रहा था। और रसल भी उसकी चुनौती को कबूल कर लेता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है जो कि किसी को कह रहे थे, अगर आपको यहाँ पर आना ही था तो आने से पहले मुझे इत्तला दे देते, मैं कुछ अरेंजमेंट कर लेता टीचर। और प्रोफेसर ह्यूबर्ट की टीचर कोई और नहीं बल्कि डारिया स्नो वाइट थी। जिस पर मास्टर डारिया कहती हैं कि किसी टीचर का अपने स्टूडेंट से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। और वैसे भी वो रसल नामी बच्चा प्रोफेसर लाइब्रेरी को यूज कर रहा था। मास्टर डारिया के मुंह से ये वाली सारी बातें सुनकर प्रोफेसर थोड़े से परेशान हो जाती हैं और कहने लगते हैं, क्या उसने कोई गलती की है? मगर मास्टर डारिया कह रही थी, अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से पहले मैंने इतना रेयर टैलेंट कभी नहीं देखा। और मास्टर डारिया की ये बात प्रोफेसर ने थोड़े उल्टे एंगल से ले ली थी और कहने लगते हैं, रसल की मानवीय नरोइंग एक किस्म की अनकॉमन इलनेस से गुजर रही है जो कि कॉन्टिनेंट में आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। जिस पर प्रोफेसर को मास्टर डारिया की तरफ से एक गाली पड़ती है और मास्टर डारिया कहने लगती है कि उस बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम को खुद ही ओवरकम कर लिया है क्योंकि मैंने उसे देखा कि उसने सेकंड सर्कल अचीव किया हुआ है। जिस पर प्रोफेसर काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, रसल ने अपना सेकंड सर्कल अचीव कर लिया। और दूसरी तरफ हमें बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां पर दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े थे और रसल के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था, मैजिक ट्रेनिंग के दौरान सारे बैटल्स को विन करो, जिसके रिवार्ड लोवेस्ट ग्रेड के मैजिक स्टोन थे। और इसी के साथ साथ 40 kg का एक कंपार्टमेंट अनलॉक हो जाता, जिसे पढ़कर रसल अपने मन में सोच रहा था, एक कंपार्टमेंट मैजिक को तो सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन मैं इस मैजिक स्टोन रखने के लिए
इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर अचानक से एंटोन उससे कहता है, ओए कीड़े, क्या डर की वजह से तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो गई है? अगर जीना चाहता है तो भीख मांग, शायद मैं तुझे बख्श दूं। जिस पर असर उसे कहने लगता है, भीख, वो भी मैं? ये कहते हुए उसने भी अपना ऑरा अनलिश कर दिया था, जिसे देख कर एंटोन अपने मन में सोच रहा था, क्या ये वो मैजिक है? मगर प्रोफेसर कहने लगते हैं, दोनों मैच के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस बैटल को शुरू करने वाला हूँ। जिसे सुनकर एंटोन अपने हाथ में मैजिक जनरेट करने लगता है और अपने मन में सोच रहा था, ऐसा बंदा जो कि माना में नरोइंग भी नहीं कर पा रहा था, अपने सेकंड सर्कल पर है, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए उसने फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करके रसल पर अटैक कर दिया था, और वो अटैक इससे पहले कि रसल को लग पाता, रसल अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर एक प्रोफेसर तालियां मारते हुए कहने लगते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने अपनी शील्ड को पतला किया और उसके झुके हुए साइड को इस्तेमाल करके अपने आप को हीट वेव से प्रोटेक्ट किया। और रसल की एबिलिटीज को देखकर प्रोफेसर की हालत भी खराब हो गई थी और अपने मन में सोच रहे थे, क्या ये शुरू से अपनी स्किल्स को हाइड कर रहा था? और एंटोन की हालत भी खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसका मैजिक आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा था। और इसी मौके को देखकर रसल अपने फायर एरो से उस पर हमला कर देता है, और उस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर वो भी एक शील्ड बनाता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, मगर उसका एरोकेंस कम नहीं हुआ था, और अभी भी वो रसल को कीड़ा कह रहा था। मगर कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि रसल ने एक सेकंड फायर एरो भी बना लिया था, जिसे यूज करते हुए रसल उसकी शील्ड पर हमला कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे फायर एरो उसकी शील्ड पर बरस रहे थे। और रसल को इतना ज्यादा पावरफुल पाकर वो प्रोफेसर काफी हैरान हो जाते हैं और अपने साथ वाले प्रोफेसर से पूछते हैं, क्या ये बच्चा डबल कास्टिंग इस्तेमाल कर रहा है? तो उसके साथ वाले प्रोफेसर उसे बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये डबल कास्टिंग है, क्योंकि इसकी स्पीड डबल कास्टिंग से काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ एंटोन भी अपने मन में सोच रहा था, देन मेरे पास तो एक रास्ता है। ये कहते हुए उसने एक सेकंड सर्कल का मैजिक इस्तेमाल करते हुए एक फायर प्रोटेक्शन शील्ड बना ली थी, जिसे देखकर रसल अपने मन में कहने लगता है, इसी चीज का तो इंतजार था। और दूसरी तरफ एंटोन सोच रहा था, अगर मैं उसकी माना खत्म होने के बाद फाइट बैक करूं तो फिर तो मेरी विक्ट्री पक्की। वो ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा था, मगर अचानक से रसल अपनी मैजिक एट्रीब्यूट बदल लेता है और विंड एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से ये इर्द गिर्द बहुत तेज आवाज चलने लगती है, जिसे देखकर एंटोन काफी डर जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी शामत आने वाली है। और रसल भी उस पर कोई रहम नहीं करता और विंड एरो का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एंटोन की हालत काफी खराब हो गई थी। और एक प्रोफेसर सोचने लगते हैं, उसने आइडेंटिफाई किया कि वो किस टाइप की शील्ड है और अपनी कास्टिंग को मॉडिफाई करके उस पर हमला कर दिया। ये काफी अच्छी चाल थी। और जो प्रोफेसर बिका हुआ था वो अपने मन में सोच रहा था, क्या ये वही सेम रसल है? और फिर उसके पीछे से कोई आने लगता है और फिर से बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंटोन पिछली इंजरी से उभर ही रहा था, मगर अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेजी से रसल आ जाता है और एंटोन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एंटोन और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और फिर से रसल उस पर बहुत सारे हमले करने लगता है, जिसे देखकर वो बिकाऊ प्रोफेसर कुछ भी बड़बड़ाने लग गया था कि ये किस टाइप का मैजिक है, इस मैच को जल्दी जल्दी से रोको। और पीछे से एक जानी पहचानी आवाज कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि ये किस टाइप का मैजिक है? और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने प्रोफेसर ह्यूबर्ट होते हैं, जो उसे कहने लगते हैं, जरा ध्यान से देखो कि रसल की बॉडी को किस चीज ने कवर किया हुआ है। और वो प्रोफेसर जब रसल को देखते हैं तो रसल की बॉडी के इर्द गिर्द नाइट ओरा होता है। और रसल को इतना ज्यादा इम्प्रूव देखकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुमने कोई तो रास्ता ढूंढ लिया है। और रसल एंटोन से अपने सारे बदले ले रहा था और रसल ने उसे इतना पीटा होता है कि बैटल ग्राउंड भी टूट गया होता है। और रसल के इस कारनामे को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डरे ही थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो पिकाऊ प्रोफेसर भी डर गया था और अपने मन में सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मगर प्रोफेसर ह्यूबर्ट की ये बात सुनकर, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी जल्दी विनर अनाउंस करो। तो वो प्रोफेसर भी डरते हुए रसल को विजेता घोषित कर देता है और रसल के पास आते हुए कह रहा था, गुड जॉब, अब तुम जा सकते हो। मगर रसल उन्हें कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। इस पर वो प्रोफेसर काफी हैरानी से उससे पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो रसल उन्हें बताता है कि हमारे क्लास रूल के हिसाब से जब तक विनर अपनी हार नहीं मानता तो वो अपने सेकंड ओपोनेंट को चुन सकता है। ये कहते हुए उसने किसी की तरफ इशारा कर दिया था और उसे कह रहा था, अगले तुम हो। और रसल के ये कहते ही एक विंडो पॉपअप होती है, जिसमें उसे वही सेम मिशन मिला हुआ था जो कि एंटोन की बैटल से पहले मिला था। और दूसरी तरफ प्रोफेसर कह रहे थे 14 विन्स, वो भी एक ही बार में। रसल काफी बदल गया। प्रोफेसर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसे एक बार देखा,
और रसल के माना पोटेंशियल को नोटिस कर लिया। एनीवे, वो इतना फास्ट कैसे ग्रो कर पा रहा है। और दूसरी तरफ रसल के पास बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन हो रही थी और एक सिस्टम विंडो को देखकर रसल अपने मन में कहने लगता है, रिवार्ड कंपार्टमेंट के अंदर है और ये कंपार्टमेंट किसी तरह की सब स्पेस पॉकेट है या फिर सब स्पेस एरिया। उस कंपार्टमेंट में हाथ डालकर रसल ने एक मैप निकाल लिया होता है और उस मैप के निकलते ही एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे मिशन मिला था कि मैप में मौजूद उस जगह पर जाओ और असाइंड मिशन को कंप्लीट करो, जिसके रिवार्ड के तौर पर उसे इंटरमीडिएट लेवल के 5 माना स्टोन मिलने वाले थे। और उससे एक वार्निंग भी मिली थी कि थर्ड सर्कल को अचीव करने के बाद इस जगह पर आए। इस वार्निंग को सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, रिग्रेशन से पहले मैंने अपनी पिछली जिंदगी में काउंटलेस बार ट्राई किया था कि मैं जल्दी जल्दी थर्ड सर्कल को अचीव कर लूं, मगर हर बार मेरा सामना हार से होता था। क्या इस बार मैं थर्ड सर्कल को अचीव कर पाऊंगा? और वैसे ये जगह है कहाँ पर? और अगला सीन प्रोफेसर की लाइब्रेरी का होता है जहाँ पर रसल बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके उन्हें पढ़ने बैठ जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे किंगडम्स में देखता है, बहुत सारे एम्पायर्स में देखता है, मगर उसे ये वाली जगह कहीं पर भी नहीं दिखती। और इसी तरह करते हुए वो बहुत सारी किताबें पढ़ देता है, मगर आखिर में उसे निराशा ही मिलती है क्योंकि उसने जितनी भी किताबें पढ़ी थी वो उस मैप वाली जगह से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। और थक हार के वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा था, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया कर लिया है और मुझे अपना सारा ध्यान थर्ड सर्कल पर देना होगा। और रसल को देखकर सारे स्टूडेंट्स साइड पर हो जाते हैं, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, मैंने बुलीनेस से तो छुटकारा पा लिया है मगर अभी भी मैं अकेला हूँ। मगर अचानक से उसे पीछे से जानी पहचानी आवाज आती है, जिसे सुनकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर ह्यूबर खड़े थे जो उसे अपने साथ आने का कह रहे थे, जिस पर रसल मुस्कुराते हुए मान जाता है, प्यार देख रहे हो टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ। और अगला सीन प्रोफेसर के रूम का होता है जहाँ प्रोफेसर कह रहे थे, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, क्या तुम्हारा कोई प्लान है? प्रोफेसर की यह बात सुनकर रसल उन्हें बताता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं है। तो फिर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर मेरी मदद करोगे? तुम्हारे काम को देखते हुए और उस रिसर्च बुक में मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी दिया जाएगा, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? मगर रसल एक किताब को उठाकर उसे घूरी जा रहा था और प्रोफेसर की बातों को एकदम इग्नोर मार देता है, मगर वो उस बुक की जगह को देखकर काफी हैरान हो जाता है। और अचानक से प्रोफेसर ह्यूबर्ट के कहने पर कि कौन सी सोचों में गुम हो गए, तो रसल कहता है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, क्योंकि एक्चुअली समर के लिए मेरा एक प्लान है। रसल की ये बात सुनकर प्रोफेसर सोचने लगते हैं, अभी इसने ये नहीं कहा था कि इसका कोई प्लान नहीं है। और प्रोफेसर को उस बुक में बनी हुई जगह को दिखाते हुए कहने लगता है, मैं इस जगह में जाना चाहता हूँ, जिस जगह को देखकर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये है मालदीवा। और फिर सीन कट होता है और एक कैरिज का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैठकर असल मालदीवा जा रहा था। और फिर अपने सब स्पेस एरिया को खोलते हुए कहने लगता है, ये एक लंबा डिस्टेंस होने वाला है, क्यों ना मैं कुछ खा लूं। और खाने के नाम पर वो मैजिक स्टोन खा रहा था और कैरिज चलाने वाले को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और कह रहा था, मुझे पता है गर्मियां शुरू हो गई है मगर इतनी गर्मी तो नहीं होती। और उस गर्मी की वजह ये थी कि अंदर बैठा रसल कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी बॉडी से फ्लेमी ऑरा निकल रहा था। और कल्टीवेशन करते हुए रसल सोच रहा था, मालदीवा पहुंचने से पहले मुझे थर्ड सर्कल अचीव करना होगा। और फिर से प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहे थे, कितना स्ट्रेंज है कि वो भी मालदीवा जा रहा है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी डारिया स्नो वाइट मजे से चिल मार रही थी, जिसके बाद हमें मालदीवा सी एंडीमोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डारिया स्नो वाइट लेटी चिल मार रही थी और अपने मन में सोच रही होती हैं, कितनी देर बाद इस तरह की छुट्टी मिली है, एम्पायर को प्रोटेक्ट करो, मैजिक रिसर्चेस पर काम करो और यहाँ तक के स्टूडेंट्स भी डेवलप करो। और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डारिया स्नो वाइट अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रही होती हैं और अपने हाथ में एक फायर सर्कल बनाते हुए उन्हें कह रही होती हैं, 9, 6 और 3, ये 3 ऐसे नंबर हैं जो कि मेजिस के लिए स्पेशल मीनिंग रखते हैं। मगर मास्टर डारिया की ये बात उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, तो मास्टर डारिया उन्हें समझाने लगती हैं, ये दिखाती है एक पर्सन का एंड जो कि 9th सर्कल मैजिक के पाथ पर चला, ये उस 6th सर्कल मेज की सफरिंग को दिखाती है जो कि कभी ग्रैंड मेज नहीं बन पाता। और थर्ड सर्कल एक पर्सन की जर्नी की शुरुआत को दिखाता है जब वो एक मेज के तौर पर बिल्कुल अकेला था और प्रेजेंट टाइम में अपने मन में सोच रही होती हैं कि मैं एक्साइटेड हूँ कि वो बच्चा क्या कर रहा होगा। और उनका उस बच्चे से मुराद अपना रसल रेमंड था। और फिर से उसी कैरिज का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैठकर रसल मालदीवा आया था, जहां वो कैरिज ड्राइवर कह रहा था, सर बाहर आ जाएं, हम पहुंच गए हैं। और अपने मन में सोच रहा था वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन कुछ देखकर काफी डर जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है
है जहाँ कोई बड़ी तेजी से खाना ठूस रहा था, जो कि कोई और नहीं अपना रसल रेमंड ही था। और खाना खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने उस क्रेज्ड माना को शांत करने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर ली। और उस वक्त को याद करने लगता है जब उस कैरेज ड्राइवर ने उसे बड़ी ही बुरी हालत में पकड़ा था, मगर फाइनली मैंने उस चीज को अचीव कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं थर्ड सर्कल बनाने में कामयाब हो गया। और अपनी माना रिलीज करते हुए सोच रहा होता है, इस बारे में सोचना कि मेरे पास्ट में आए हुए कुछ ही महीने गुजरे हैं, मैंने अपनी पिछली लाइफ की लिमिट्स को ओवरकम कर दिया। और खाने के पैसे देते हुए सोच रहा था, लेकिन इस चीज से भी मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक ग्रेट मेज बनना है। और फिर से कुछ विंडोज पॉपअप होती हैं जिनमें वही पुराना वाला मिशन मिला था, नक्शे पर मौजूद लोकेशन को ढूंढो और अपना मिशन कंप्लीट करो। और उस एरिया के करीब आते ही आपको एक लाइट गाइड करेगी। और थोड़ी देर बाद रसल उस मैप को देखते हुए कह रहा होता है, एनी हाउ मैं यहाँ पर आ तो गया, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये जगह है कहाँ पर, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की पहली ट्रिप है। और अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा था, पोम्पियो वोल्केनो टूर, एक अच्छे गाइड के साथ जाएं, आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। और फिर वो गाइड पोम्पियो वोल्केनो के बारे में बता रहा होता है कि लीजर्ड्स के अकॉर्डिंग पोम्पियो वोल्केनो भी एक रेगुलर माउंटेन था, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल क्रीचर के रहने की वजह से ये एक वोल्केनो में तब्दील हो गया। उस गाइड की ये बातें सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, सिर्फ उसके यहाँ पर रहने की वजह से यहाँ का नेचर चेंज हो गया। इस तरह का तो दुनिया में सिर्फ एक ही क्रीचर है, और वो है द रेड ड्रैगन। और थोड़ी देर बाद उस गाइड की बकबक सुनकर रसल परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, यहाँ से आगे अकेले जाना ही ठीक होगा। ये कहकर वो वहाँ से चुपके से निकलने लगता है और उस पहाड़ी से सीधा नीचे जंप लगा देता है। और रसल को वहाँ ना देखकर वो गाइड भी कहने लगता है, वो एक और पर्सन कहाँ पर गया। और दूसरी तरफ रसल एक झरने के पास आ गया था, और रसल अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर आने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि इन मिशंस की वजह से मेरी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है और उल्टा मुझे रिवार्ड्स भी मिलते हैं। और यहाँ आकर मुझे पता चल रहा है कि ये मिशन एक ड्रैगन से रिलेटेड हो सकता है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, मगर अचानक से उस मैप के अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और एक बॉल का फॉर्म लेकर आगे जाने लगती है, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, सिस्टम का उस लाइट से मुराद ये था। और वो लाइट उस झरने को पार करके अंदर चली जाती है, जिसे देखकर रसल भी एक विंड एरो बनाता है और जंप करते हुए उस वाटरफॉल के अंदर चला जाता है। और उस वाटरफॉल के अंदर आकर रसल कह रहा था, इस बारे में सोचना कि उस वाटरफॉल के पीछे एक लावा केव हो सकती है, यह सब कुछ मुझे काफी अमेज कर रहा है। और रसल अपने मन में सोच रहा होता है, सिस्टम ने मुझे कहा था कि थर्ड सर्कल को अचीव करने के बाद ही इस मिशन को ट्राई करूं, मगर यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर या बेस्ट नजर नहीं आ रहा। रसल ये सब कुछ सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर अचानक से उसे कुछ पिलर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हाथ लगाकर वो सोच ही रहा था कि ये कितने पुराने हो सकते हैं। मगर अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, जो कि कुछ और नहीं वही लाइट थी, जो कि एक दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर रसल सोच रहा था, मैं हैरान था कि वो अचानक से कहाँ चली गई, मगर तुम तो इस दरवाजे के पास आ गई हो। रसल उस लाइट को देखकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, मगर अचानक से उसे अपने पीछे से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। और इस प्रेजेंस को फील करने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इतनी जल्दी इस चीज के बारे में भूल भी गया और अपना गार्ड डाउन कर दिया। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई मॉन्स्टर, बीस्ट या कोई साउंड ना हो, इसका मतलब है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग शिकारी की टेरिटरी में एंटर कर गए हो। और वो मॉन्स्टर रसल को घूर रहा होता है, जिसकी तरफ देखकर रसल अपने मन में कहता है, एक किमोडो लिजर्ड। और वो लिजर्ड जोर से दहाड़ता है और रसल पर अटैक कर देता है। और उस लिजर्ड के एक अटैक की वजह से ही वहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है। उस लिजर्ड के उस घातक अटैक को डोज करने के बाद रसल अपने मन में सोच रहा होता है, एक किमोडो लिजर्ड, ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ तभी डिफीट होता है जब दो मर्सनरीज की टीम एक साथ मिलकर काम करें। इस कंडीशन में मैं जो चीज कर सकता हूँ वो है यहाँ से भागना। और अपने हाथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एक लाइटनिंग एरो बनाता है और उस लिजर्ड पर अपना पूरा जोर लगाकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस गॉडजिला को, यानी कि उस लिजर्ड को 440 वोल्ट का झटका लग गया था। और इसी मौके को देखते हुए रसल उस दरवाजे की तरफ भागने लगता है और उस दरवाजे के पास पहुंचना ही था, वो गार्ड अपने भाले आगे कर देते हैं और रसल को कहते हैं, अपनी माना के साथ प्रूव करो कि तुम अंदर जाने के वर्दी हो। जिसे देखकर रसल काफी हैरान हो जाता है और पीछे देखकर कि वो लीजर उसके काफी करीब आ गया है, अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगता है,
अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखें उसी ड्रैगन जैसी हो गई थी और उसके हाथ पर एक तीर कमान बन रहा था और रसल ने एक न्यू अटैक बना लिया था। अगर रसल का अपना माना रिलीज करने की वजह से थोड़ा सा माना उस स्टोन में भी चला गया था जो कि उस दरवाजे में बना हुआ था, जिसे देखकर वो लीजर ब्रेक मार लेता है और रसल के पास आकर खड़ा हो गया था और रसल को घूर रहा था, जिसे देखकर मुझे तो लगा कि आज तो रसल का खेल खत्म, लेकिन नहीं, और रसल के सामने झुक जाता है, जिसे देखकर रसल भी काफी हैरान हो गया था। मगर उसे एक आवाज आती है, तुमने खुद को प्रूव कर दिया, और उस मैजिक स्टोन से बहुत ज्यादा लाइट इमिट होना शुरू हो गई थी, जिस लाइट ने रसल को अपने अंदर समेट लिया था और उस मैजिक स्पेल को यूज करने की वजह से रसल का सर दुख रहा था। मगर अचानक से कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इर्द गिर्द हर जगह बर्फ ही बर्फ थी और इर्द गिर्द बहुत सारे गोलम जैसे दिखने वाले स्टैचू थे। और उस जगह को देखकर रसल कहने लगता है, ये मैं कहाँ पर आ गया, और अपने मन में सोचने लगता है क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक था, क्योंकि अभी तो मैं उस केव में था और अचानक से इस जगह पर आ गया। और अचानक से उसे अपने पीछे से कुछ एनर्जी सेंस होती है, जिसकी तरफ देखने पर वो एक पूंछ लग रही थी जिसे बहुत सारी चेन्स ने पकड़ा हुआ था, जिसे देखते ही रसल के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जो कि रेड कलर की थी, जिसमें उसे मिशन मिला था कि यहाँ पर मौजूद सारे आइस गोलम्स को हराओ और ट्रायल ऑफ फायर को क्लियर करो, जिसका रिवार्ड 5 इंटरमीडिएट लेवल के माना स्टोन्स थे। और उस सिस्टम विंडो के एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी गोलम्स थे सारे के सारे मूव करना शुरू कर देते हैं और उन सारे गोलम्स के दरमियान में रसल किसी चींटी के समान लग रहा था। और उन्हें देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है मुझे इन सभी को हराना है। ये कहते हुए वो अपने हाथ में फायर एनर्जी इकट्ठी कर रहा था और एक गोलम पर हमला करते हुए कहने लगता है, डैम इट, ये काफी मुश्किल होने वाला है। और रसल के उस अटैक की वजह से वो गोलम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था किसी गोलम को मारने के लिए आपको उसके कोर को खत्म करना होता है, मगर मेरे अटैक्स की वजह से उनकी बॉडी पर सिर्फ एक क्रैक आ रहा है। और फिर गुस्सा होते हुए कहने लगता है, ये बर्फ कितनी ठंडी हो सकती है, अगर इस पर आग काम नहीं कर रही तो मैं हवा का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए वो विंड आयो बनाने लगता है मगर बना नहीं पाता और काफी हैरान हो जाता है, मगर एक गोलम उस पर अटैक कर चुका था, तो वो जब लाइटनिंग इस्तेमाल करने लगता है तो वो अटैक भी नहीं बन पाता और उस गोलम का वो हमला रसल को डायरेक्टली हिट हो जाता है, जिसकी वजह से रसल के सर से खून निकलना शुरू हो गया था। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था क्लियर द ट्रायल ऑफ फायर, और उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर फायर के अलावा किसी भी और टाइप के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उन सभी गोलम्स के हमलों को डॉज करते हुए अपने मन में सोच रहा था, लगता है मैं फायर के अलावा किसी भी टाइप के मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और उन अटैक्स को डॉज करते करते एक डेथ एंड आ गया था और रसल के सामने बहुत सारे गोलम्स थे और उन गोलम्स के सामने अपनी कांपती हुई बॉडी के साथ रसल कहने लगता है कितनी टेरिबल हॉबी है, और अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी और एक फायर मैजिक फायर बोल्ट क्रिएट करने लगता है और उन सभी गोलम्स पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगता है, मैं ये कर सकता हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।